हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? सबको क्लास शुरू करने से पहले मेरा जय हिंद। जैसा सबको पता है कि हम लोग ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन कर लिया है। प्रॉपर नाउन की डिस्कशन कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन के 3 गोल्डन रूल्स पढ़ लिए और कल का रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स है वो तो बहुत अच्छा है कि ऑनलाइन हम लोग क्लास कर रहे हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ जाती है। ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चों को भी खौफ रहता है, टीचर को भी कभी कभी खौफ रहता है कि बच्चे समझ पाएंगे नहीं पाएंगे। जब ज़्यादा डीप में जाकर कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, कई बार खौफ रहता है, लेकिन आप लोग इतना कॉपरेटिव हैं, आप लोग इतने ओपन माइंड होकर समझ रहे हैं कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो मैंने आपको कहा था कि अब जो क्लासेस हुआ करेंगी उसमें एवरी डे आपको 3 या 5 क्वेश्चंस में पूछा करूंगा, तो कभी लिख कर, कभी पीडीएफ के थ्रू, जैसा जैसा भी हो पाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो आज से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन को शुरू करेंगे, या जो भी नाउन पढ़ते रहेंगे उसकी क्वेश्चन मिक्स आता रहेगा। मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि जब भी आप क्लास में आए तो सारी चीजों को रिवाइज करके आए, ताकि जो मैं 3 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछूं उसके जवाब आप सही सही दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। बताइए। इसमें पहले मैं बता दूं कि इसमें पहचानना किसको है, और उसके बाद बात करते हैं हम लोग। इसमें पहचानना है एवब को, और एक ऑप्शन जो है इसमें गलत आ गया है, उस ऑप्शन को भी मैं आपको ठीक कर देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं था ऑप्शन। इस जगह ऑप्शन है प्रीपोजिशन। ऑप्शन है प्रीपोजिशन। फटाफट जवाब दीजिए। द प्रीचर सेड, प्रीचर का मतलब होता है उपदेश देने वाला, प्रीचर का मतलब है उपदेश देने वाला। द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द पावरफुल, और अबव को जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है, और अबव को आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट है। अबव अगर किसी को दिख रहा है तो ठीक है, ना तो मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ। ये अबव को बताना है, अबव को बताना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इसको मैंने करेक्शन किया, ये जो है ये है प्रीपोजिशन। जो प्लेस वैल्यू जहां लिखा था ये है प्रीपोजिशन। अब बताएं, फटाफट जवाब दें। क्या जवाब है? जवाब अभी तक नहीं है आप लोगों का। और ये 3 या 5 क्वेश्चंस में एवरी डे पूछा करूंगा, एवरी डे हर क्लास में पूछा करूंगा। क्लास की शुरुआत ही जो होगी 3 को, जैसे कि किसी से आने पर हम लोग चाय पानी कॉफी पूछते हैं, इसी तरह से आप जब भी क्लास में आएंगे तो ये चाय कॉफी पानी ही है। एडवर्ब, एक का जवाब आया एडवर्ब। ओके, एक का जवाब आया प्रीवर्ब। तो 3 अलग अलग जवाब है। एक का जवाब है एडवर्ब, 2 का जवाब है एडवर्ब, और एक का जवाब है प्रीपोजिशन। 2 का जवाब है एडवर्ब और एक का जवाब है प्रीपोजिशन। भाई नीतीश का जवाब है प्रीपोजिशन, अंकित का जवाब है प्रीपोजिशन, नीतीश का जवाब तो है एडवर्ब, और ममता का जवाब है एडवर्ब। ओके, एडवर्ब, एडवर्ब। विवेक का भी जवाब है एडवर्ब, और मोहित का जवाब भी है एडवर्ब। एडवर्ब पर कुछ लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एडवर्ब लग रहा है, अच्छी बात है। अब जरा देखते हैं कि अबव है क्या। द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द पावरफुल। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये एडवर्ब होता अबव, अबव काम क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, ये सब बताएगा। तो अबव एडवर्ब कैसे है बताओ। एडवर्ब के विषय में क्या बताया था, एडवर्ब क्या बताता है कि काम क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, ये सब बताएगा, तो एडवर्ब होगा। ये तो अबव बता रहा है कि द प्रीचर सेड, प्रीचर का मतलब क्या, उपदेश देने वाला, उपदेशक। नो वन इज अबव द पावरफुल। अब अबव का इस्तेमाल यहाँ द के साथ किया हुआ, यानी अबव के बाद द आया है।
और द आर्टिकल है। और मैंने एक चीज बताया था आपको, कई बार बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, और नाउन आने की गारंटी क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल कहीं भी आ गया तो आप ये समझ लो कि अगला वर्ड नाउन आएगा ही आएगा। आर्टिकल का मतलब ही है कि नेक्स्ट वर्ड नाउन आना है। तो ये आर्टिकल देखकर अगर आपको पहचान में नहीं भी आ रहा है कि ऑल पावरफुल क्या है, तो ऑल पावरफुल दो वर्ड से मिला हुआ एक अपने आप में कंपाउंड वर्ड है। ऑल पावर का मतलब होता है सर्वशक्तिमान यानी ईश्वर। जैसे हम कहते हैं मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ में तीन वर्ड है ना, लेकिन तीन वर्ड मिल के तीन अलग अलग मीनिंग तो नहीं देता है। मदर इन लॉ एक वर्ड होता है क्या? सास। इसी वजह से ऑल पावरफुल देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन ऑल पावरफुल मिलकर एक वर्ड का काम करता है, सर्वशक्तिमान यानी ईश्वर। ऑल पावरफुल का मतलब क्या हुआ? ईश्वर। तो ये जो द आया है इसी से पता चल जाता है कि अगला वर्ड जो है वो नाउन की तरह काम, यानी ऑल पावरफुल जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है। नाउन के लिए आप बना दिया, ईश्वर के लिए आ गया। तो इसका और ये क्या कह रहा है? कोई भी ईश्वर से ऊपर नहीं है। यानी पोजीशन बता रहा है, कह रहा है कोई भी ईश्वर से ऊपर नहीं है, या कोई भी ईश्वर से बढ़कर नहीं है। तो पोजीशन बता, ईश्वर से ऊपर किसी की पोजीशन नहीं है, ईश्वर के ऊपर किसी की, ये तो कहना चाह रहा है। तो मतलब मप्ता का जवाब बिल्कुल सही था, और क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। और वैसे भी हम समझते कि पोजीशन लोग ये एडवर्ब तो तब होगा जब वर्ब के विषय में बात करेगा कि काम क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, कितनी बार हुआ। यहाँ तो ये बात ही नहीं हो रही कि काम क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये एबव सिर्फ बता रहा था पोजीशन की, कोई भी ईश्वर से ऊपर नहीं है या ईश्वर से बढ़कर नहीं है। कोई भी ईश्वर से ऊपर नहीं है, ईश्वर से। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल सेवन मंकीज ऑफ द। इसमें अब इसमें देखना है इसमें सवाल क्या है, मतलब इसमें किसके विषय में बताना, तो इसके विषय में बताना। द मोस्ट ब्यूटीफुल किसके विषय में बताना कि ये कौन सा पार्ट ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। हमने जिन्हें बनाने के लिए दिया था उन्होंने कहा अंडरलाइन हो ही नहीं पा रहा है, वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होता है, अंडरलाइन करने का जिम्मा हमारा होगा। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन में अंडरलाइन करके बता दिया करूँ। मोस्ट ब्यूटीफुल के विषय में पूछ रहा है। और स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है पता है? स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना, टहलना जिसको कहते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल सेवन मंकीज ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फॉर अ स्ट्रॉल। यानी जो लैंडलॉर्ड के जो 7 बहुत खूबसूरत बंदर थे उसको स्ट्रॉल यानी चहलकदमी करने के लिए, घुमाने के लिए। बंदर को जैसे लोग कुत्ते वगैरह घुमाने ले जाते हैं ना, ऐसे लोग बंदर वगैरह को पालते हैं तो घुमाना भी पड़ेगा। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। अभी क्या नहीं चल रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोग के नेट में? द मोस्ट ब्यूटीफुल सेवन मंकीज ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फॉर अ स्ट्रॉल। बताओ, इसमें भी जवाब आने लगा 2 का बी। उसका जवाब है ए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ओके। एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव। लेकिन एक जवाब है ए। ये जवाब किनका है? मोहित का। मोहित कह रहे हैं ए। ए क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मोस्ट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्ट आता है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये जो क्वेश्चन है इसमें बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपके कितने? 8 ही है। उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ बताया? उसमें नाउन बताया, प्रोनाउन बताया, एडजेक्टिव बताया, वर्ब बताया, एडवर्ब बताया, प्रीपोजिशन। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से निकल गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहाँ ध्यान चला गया मोहित? ऑब्जेक्ट कैसे पार्ट्स? ये बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए नाम भी कैसा रहता है, नाउन, फ्रेज, एडजेक्टिव, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये बताना है। तो अब ये देखिए कि मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो किसके लिए आया? मोस्ट ब्यूटीफुल या सेवन ये सब किसके लिए आया? बंदर के लिए आया, मंकी। मंकी क्या है? नाउन है। तो अगर हमसे पूछता कि सेवन भी क्या, तो सेवन किसके लिए आया? मंकी के लिए आया। मोस्ट ब्यूटीफुल भी कौन है? मंकी है। यानी जब नाम क्या बताया था कि जब कोई नाउन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है,
उसके शेप, साइज, कलर, मेरिट, डिमेरिट, नंबर, कंडीशन, क्वांटिटी, इसमें से किसी की बात करते हैं। शेप, साइज, कलर, मेरिट, डिमेरिट, कंडीशन, क्वांटिटी, इसमें से किसी चीज की बात करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। यहाँ जो मोस्ट ब्यूटीफुल है वो क्या? मंकी के क्वालिटी की बात करके, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। तो मंकी के विषय में बात कर रहा है ना, कि सेवन भी किसकी बात कर रहा है? मंकी। अगर सेवन भी पूछता क्या है तो बोलते एडजेक्टिव है, क्योंकि बात किसकी कर रहा है? सेवन किसके विषय में बता रहा है? मंकी के विषय में। तो यही बात ध्यान ध्यान प्रैक्टिस में रखना पड़ता है। भाई बात किसकी हो रही है? अगर नाउन के शेप, साइज, कलर, मेरिट, डिमेरिट, नंबर, कंडीशन की बात हो रही है या क्वांटिटी की बात हो रही है, तो फिर वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। मोस्ट ब्यूटीफुल मंकीज के विषय में बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव होगा। अधिकांश का जवाब सही था, एक का जवाब बस गलत हो गया, और सबका। इसका मतलब अधिकांश लोग समझ गए हैं और कुछ लोग जल्दबाजी में बना रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में बना रहे हैं। तो मोहित, अमित का भी जवाब बी है, मोहित थोड़ा जल्दबाजी में जवाब दे गए, तो सिर्फ एक स्टूडेंट का जवाब सही गलत है और बाकी सबका जवाब। इसका मतलब थोड़ी सी अभी मेहनत की जरूरत है कुछ स्टूडेंट को। थोड़ा सा एक बार पढ़ के आइए। ये भी हो सकता है कि पढ़ के आए नहीं, रिवीजन किया नहीं, तो उससे दिक्कत हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो रहा है क्या? रिवीजन नहीं किया इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो ऐसा होने की पूरी क्या है? पॉसिबिलिटी है। ऐसे होने की संभावना है। हो जाता है ऐसा कभी कभी। अब इसमें इसमें क्या है? एलास ही हैज बीन डिफीटेड, ये तो मैंने आपको उस दिन दिया था, अगर ध्यान हो तो। ये क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पे लिखकर पूछ लिया था आपसे। कोई छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए उस दिन मैंने बोर्ड पे लिखकर पूछ लिया था आपसे। फिर भी बताओ, आज फिर दोबारा आ गया तो बताओ। बताना तो होगा, बताना तो होगा। एलास ही हैज बीन डिफीटेड, आह वो तो हार गया, पराजित हो गया। आह वो तो हार गया, पराजित हो गया। हाँ। और ये भी ठीक है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, खाली ए लिख दे रहे हैं, बी लिख रहे हैं, सी रहे हैं, तो उस पता नहीं चला किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। मेरे सामने जो स्क्रीन होता भी है, तो उस स्क्रीन में खाली बी सी लिखेंगे तो फिर इतना बी सी हो जाता है कि मुझे नहीं पता चलेगा कि ए बी सी अब किसका है। तो क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर के साथ, जैसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर के साथ लिखा है, कुछ ने सिर्फ इंटरजेक्शन। सी, वेरी गुड। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, वेरी गुड। दो जवाब आ गया, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन और सी। इसमें सबका जवाब थ्री का सी, सी सी सी, सबका जवाब बिल्कुल, ये जवाब सबका बिल्कुल सही। इंटरजेक्शन, सबका जवाब सही हुआ, सबका जवाब बिल्कुल सही हुआ। एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा कि जैसे जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ, इसमें तो मैंने बताया था, जब एग्जाम में क्वेश्चन होता है, अगर एक ही क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो कहीं से हो सकता है, लेकिन अगर ग्रुप में अगर दो तीन पूछता है क्वेश्चन, तो दो तो बहुत आसान पूछेगा और एक जो है वो गहराई में जाके पूछेगा। गहराई में जाके पूछने का मतलब होता है कि जैसे आपको इस तरह से ना पूछे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे ऑप्शन नाउन के ही दे दे। नाउन में प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि ऐसे दे दे, चारों प्रॉपर भी दे दे, कॉमन भी दे दे, या प्रोनाउन में जाके दे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऐसे देने लगता है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा, अगर एक से अधिक क्वेश्चन पूछेगा, जाहिर सी बात है एक दो क्वेश्चन तो बेसिक से पूछता है और एक दो क्वेश्चन गहराई में जाके पूछेगा, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन अगर रहता है तब तो कुछ। तो जो गहराई में जाकर क्वेश्चन पूछेगा, जैसे नाउन में ही जाके पूछ रहा है कि नाउन में सिर्फ प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है कि मटेरियल नाउन है, तब जो है जब हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तभी बन पाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, अगर दो से तीन क्वेश्चन का सेट पूछा जाता है तो दो बिल्कुल बेसिक से पूछता है, जैसा हम लोग जो बेसिक पढ़े उसी से जवाब दे देंगे आप, और एक क्वेश्चन कभी गहराई में जाता है। हमें तो पूरा सिलेबस पढ़ना ही है। जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा वो हम बना सकते हैं। अभी जो बेसिक लेवल से पूछता है, जो जो उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है, तो बेसिक वाला कभी गलत नहीं होना चाहिए। बेसिक, ये सब क्या है, बेसिक वाला है। बेसिक वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना, बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
इसमें द मैन हु इज इन द ग्रीन शिप इज द चीफ ऑफ डे, इसमें बताना था हु को, हु कौन सा है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें तीन तो प्रोनाउन ही है, प्रोनाउन प्रोनाउन प्रोनाउन, तीन क्वेश्चन तो प्रोनाउन। तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में जाके हो गया, डीप में। इसका बताइए कौन सा, इसका आप तभी बता सकते हैं जब आपने कम से कम तीन क्वेश्चन प्रोनाउन से, प्रोनाउन प्रोनाउन रिलेटिव नाउन लिख दिया इसमें, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे, यानी जो ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है वो क्या है, चीफ है। इसका क्या जवाब दे रहे हैं, इसका क्या जवाब होगा, इसका क्या जवाब होना है, क्या जवाब देंगे? क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब दीजिएगा, 4 है, 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के जवाब देना, सब लिख के जवाब देना, और घबरा के जल्दबाजी में जवाब बिल्कुल नहीं देना, जल्दबाजी में जवाब बिल्कुल नहीं देना, आराम से देना जवाब, सोच समझ के जवाब देना। हालांकि ये क्वेश्चन जो है डीप में जाके पूछा, ये क्वेश्चन हम तभी बना सकते हैं जब प्रोनाउन का भी, प्रोनाउन के सारे टाइप्स हम पढ़ चुके होंगे, तभी बना सकते हैं। 4 का सी, 4 का सी लिख रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके 4 का सी, एक का जवाब आया प्रोनाउन, एक इसमें से देखिए 4 जवाब है, कुछ लोग रिलेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं, कुछ लोग प्रोनाउन कह रहे हैं, और कुछ लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं। अब इसको हम एनालाइज करते हैं। द मैन हु, ये हु किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है, और मैन क्या है, नाउन है, किसी का नाम है, तो जो भी नाउन के लिए आता है वो तो प्रोनाउन तो होता ही होता है। लेकिन तो इसका मतलब ये चीज तो है, प्रोनाउन तो है, लेकिन फिर प्रोनाउन में और भी आपको दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन भी दे रखा है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दे रखा है, तो प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है ये देखना पड़ेगा, प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के सारे टाइप तो हमने पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं है। अब एडजेक्टिव में पूछेगा कि भाई डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ऐसे जाकर क्वेश्चन पूछने लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही हम तब दे पाएंगे जब, जैसे अभी नाउन पढ़ रहे तो नाउन के सारे पार्ट पढ़ जाएंगे, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के सारे पार्ट पढ़ जाएंगे, वर्ब है तो वर्ब के सारे पार्ट पढ़ जाएंगे, एडवर्ब है तो एडवर्ब के सारे पार्ट पढ़ जाएंगे। जब वो सारा पढ़ जाएंगे तो हम इस तरह का क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। लेकिन अभी इस तरह क्वेश्चन आ रहा तो उसको सॉल्व तो करना ही होगा। तो द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट, ये हु क्या कर रहा है, मैन के लिए आया, तो ये अपने से पहले आए हुए नाउन के लिए रिलेट कर रहा है, उसको रिफर कर रहा है, रिलेटेड है, ठीक है, अपने से पहले आए हुए नाउन से रिलेटेड है, अपने से पहले आए हुए नाउन को रेफर कर रहा है। तो जो अपने से पहले आए हुए नाउन को रिलेट करता है, रेफर करता है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये क्या है, रिलेटिव हो जाएगा, सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसा कोई जानबूझकर मैं ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये जाए कि दोनों चीज पढ़ना जरूरी है, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी पढ़ना है, और उसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा डिटेल है, जैसे हम नाउन में कौन कौन सा नाउन है, प्रोनाउन में कौन नाउन है, एडजेक्टिव में कौन कौन सा एडजेक्टिव है, इसको भी अच्छे से समझिएगा, इससे भी क्वेश्चन आएगा। हर चीज को समझना चाहिए, हर चीज को समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियर है ये, रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, ये रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए है या अपने पहले आए हुए नाउन से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन। और जब प्रोनाउन चैप्टर आएगा तो मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा, ये मत सोचिएगा अभी मैं पूछ के भूल जाऊंगा, मैं फिर जब प्रोनाउन चैप्टर आएगा या जो भी चैप्टर आएगा तो उसमें मैं डिटेल से इन सब चीजों को बताऊंगा, फिर दोबारा से भी, ये भी ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा कि अभी कहानी खत्म हो गई बात, जब भी ये सब डिटेल में आएगा, चैप्टर आएगा प्रोनाउन, तो वहां फिर मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको बात समझ में आए। लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है, बताना है आपको ये एंड क्या है। He has been living in the jungle for long and he knows all the animals here, कि जंगल में वो बहुत समय से रह रहे हैं और वो सारे जानवरों को जानते हैं। जो जंगल में रहेगा
तो जंगल के जानवरों का पता चल ही जाएगा। जो जंगल में रहेगा तो जंगल के जानवरों को पहचान ही लेगा, जान ही लेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही, है ना। He has been living in the jungle for long and he knows all the animals here. कि he has been living in the jungle, वो जंगल में for long बहुत लंबे समय से रह रहा है, and he knows all the animals here, और जितने भी जंगल में या जानवर है सबको वो जानता है। इसमें क्या, इसमें क्या प्रीपोजिशन एंड की, एंड पूछ रहे हैं, एंड 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 क्या है, एंड क्या ये पूछा जा रहा। फाइव का बी, फाइव का बी, यानी दो तीन जवाब आ रहा है। एक जवाब आ रहा है प्रीपोजिशन कंजंक्शन, और गलती से प्रीपोजिशन लिख दिया था, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। क्या क्या जवाब दिया है, ममता का जवाब था प्रीपोजिशन, फिर ममता ने जवाब दिया कंजंक्शन, वेरी गुड। अंकित का जवाब है बी, नीतीश का जवाब है फाइव का बी। ओके, और किसी को जवाब देना है बी। अब देखिए, एक तो ये क्लॉज है कि सब्जेक्ट है वर्ब ऑब्जेक्ट, वो जंगल में रह रहा है और सारे जानवर को जानता है। तो ये तो एंड है कि दो अलग अलग तरह के क्लॉज को, क्लॉज किसको कहते हैं ये भी समझ लीजिएगा। और ये चीज जो है, जैसे अब ये क्लॉज आ गया, क्लॉज की बात हो गई, तो इसके लिए मैंने बेसिक वीडियो बना रखा है। बेसिक वीडियो मैंने बना रखा है, बेसिक बेसिक वीडियो में मैंने 10 से 12 15 क्लास में यही सब, इस बेसिक वीडियो जरूर से बेसिक वीडियो के लिए आप सर से बात कर लीजिएगा कि बेसिक वीडियो मैंने बना रखा है। और बेसिक वीडियो जो बेसिक वीडियो वो जरूर देखेगा, तो उसमें 10 से 15 क्लासेस है, इसमें मैं यही सब चीजें बता रहा हूँ, अलग से बता रखा है, अलग से। और वो सबके लिए जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहता है वो सबके लिए जानना जरूरी है। कुछ बातें मैंने इससे पहले भी बार क्लास में डिस्कस की, जैसे अब देखिए आ गया ना क्लॉज। हर जब भी आप ग्रामर पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स आपके सामने आ जाएगा। वो टर्म्स क्या है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन फ्रेज। अभी देखिए, अभी कई बार नाउन फ्रेज आ गया, नाउन फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इडियम्स, सेइंग्स, प्रोवर्ब्स, ये सब टर्म्स ऐसे हैं। क्लॉज, ये सेंटेंस, ये सब ऐसे टर्म्स हैं जो ग्रामर में आते ही आते हैं। सेमी वॉल, वॉल, कॉन्सोनेंट, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सब वो टर्म्स है जो आपके सामने, अगर इंग्लिश ग्रामर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ेंगे, आपके सामने ये टर्म्स आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैंने इसके टर्म्स के लिए अलग से वीडियो बना के रखा है, बेसिक वीडियो को कहा कि भाई इस चीज को समझो कि वॉल क्या होता है, सेमी वॉल क्या होता है, कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, इडियम क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये जरूर से, जैसे आज क्लास खत्म होगी तो आप सर को एक बार कॉल करके हेल्प नंबर ले लीजिएगा और उनको जरूर पूछिएगा कि सर ये जो क्लासेस सर बार बार बोलते हैं इंग्लिश वाले सर, कि बेसिक की ये चीजें हमने पढ़ा रखी है, वो वीडियो कहाँ मिलेगा और कैसे, ठीक है। और वो 15 है, उसको एकदम अलग से देख लेना है, अलग से। 10 to 15 है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद, लेकिन 10 to 15 क्लासेस हैं जो बहुत जरूरी है सबके लिए, सबके लिए बेहद जरूरी, ठीक है, सबके लिए जरूरी। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। जरूर देख लीजिए, आप डिमांड करके देख लीजिए। आप उसमें मैंने क्लॉज क्या है एक्सप्लेन कर रखा है कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क होता है। अब फिर यहाँ आ गया, अब मान लो कि अगर वो वीडियो आपको देखा रहता तो क्लॉज तुरंत समझ आ जाता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस यहाँ पे दे देता हूँ कि आपको समझ में आए। और जो क्लास वो जरूर एक दो दिन में मांग के सारा देख लीजिए, ठीक है, सारे के सारे देख लीजिए, सारा 15 के आसपास, 10 to 15 एक्यूरेट मुझे नहीं पता। बेसिक, उसका नाम है बेसिक क्लास, उसका नाम मैंने रखा बेसिक। तो ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल, क्लॉज का क्या मतलब होता है, क्लॉज में होता है कि सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब वगैरह सब कुछ, लेकिन फुल स्टॉप नहीं है ना। इसी तरह से अगर हम कहते हैं ही नोज, तो ही नोज को ऐसे लिख देते हैं हम, ही नोज और फुल स्टॉप लिख देते, तो इसका मतलब अपने आप सेंटेंस हो जाता। तो क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब होता है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं होता है। जैसे इसमें ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल, इसमें सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ है, स्टॉप नहीं है, तो ये यहाँ का यहाँ तक पूरा का पूरा क्या हो गया, क्लॉज हो गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ देखो, ही नोज सब्जेक्ट वर्ब है,
ये देखो तो यहाँ ऑल द एनिमल्स, लेकिन फुल स्टॉप तो क्या है यहाँ, ये जो फुल स्टॉप है भी तो पूरे पूरे सेंटेंस के लिए है। ये एक ऐसा सेंटेंस हो गया इसमें दो क्लॉज है, ये एक ऐसा सेंटेंस है इसमें दो क्लॉज है। आज सर नेट बहुत ज्यादा स्लो है। हाँ, नेट की प्रॉब्लम होती है, नेट की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, नेट की प्रॉब्लम ये ज्यादा हो रही है। हम लोग वाईफाई से चलाते हैं तो भी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो नेट छोड़िए, ये तो वाईफाई है, वाईफाई है। और वाईफाई में जो हम लोग चलाते हैं तब कभी कभी हमें वाईफाई में प्रॉब्लम, वाईफाई से हम लोग कनेक्ट, फिर भी दिक्कत होती है, फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है। और स्पीड भी हम लोगों ने ठीक ठाक रखा, 760 Mbps से ज्यादा का स्पीड है, जबकि लाइव होने के लिए सिर्फ 30 Mbps चाहिए, और हमने उसका जस्ट डबल रखा है, 60 प्लस है। और फिर भी कभी कभी हमें भी दिक्कत हो जाती है। तो ये पता नहीं किस वजह से, बारिश का मौसम है बाहर में इसलिए ऐसा हो जा रहा है। अभी दिल्ली में फिर अभी जो सब बारिश जैसा हल्की फुल्की आज बारिश भी हुई थी, तो हमारी तरफ से तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके इलाके में हो सकता है वहां भी बारिश का माहौल हो तो वहां भी दिक्कत, नेट की प्रॉब्लम होती है। तो ये कनेक्ट की क्लॉज समझ गए, क्लॉज क्या है अभी मैंने हल्का समझा, और जब वीडियो बना कर रखा उसमें तो मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है। क्लॉज समझाने में मुझे 15 मिनट लगा है, तो इसलिए अभी तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा लक्षण बताया क्लॉज का क्या होता है। क्लॉज का लक्षण क्या है, मतलब उसकी शकल सूरत से कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ होगा लेकिन फुल स्टॉप नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब है लेकिन फुल स्टॉप नहीं है, तो वो क्या है, क्लॉज। तो ये भी एक क्लॉज है और ही नोज भी एक क्लॉज है, और दोनों को जोड़ कौन रहा है, एंड, एंड कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन में भी कई तरह के कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, ढेर सारी तरह के कंजंक्शन होते हैं। अब इसलिए इसमें देखिए इसने आपको सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शन भी दे दिया है, कॉन्टेक्ट कंजंक्शन भी दे दिया है, आपको पर्सनल प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो समझिए ये नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है तो कंजंक्शन दे दिया दो। तो यहाँ तो आसान से पहचान, अगर सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पूछे तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो अभी यही समझ लीजिए आप, अगर दोनों क्लॉज एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, यानी एक का मीनिंग दूसरे जाएगा, दूसरे का मीनिंग पहले में जाएगा, तो वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। यानी कैसे किसी ऐसे वर्ड से जोड़ा जो जैसे कहते हैं उसको पीटा इसलिए गया कि उसने चोरी की थी, तब पीटने का कारण क्या है कि वो चोरी किया, ये सब ऑर्डिनेट हो गया। कि कोई पूछा क्यों पीटा, क्योंकि चोरी किया था, एक दूसरे पर हो गया ना, क्या इसलिए उसको इसलिए बुलाया कि वो मेरा दोस्त है। अब पूछे किसलिए बुलाया, तो वो दोस्त है। तो ये इसलिए है, सो हो गया, देयरफॉर हो गया, बट हो गया, ये सब क्या है, सब ऑडिटिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। और कोई ऐसा सेंटेंस है जिसको एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जो अपने आप में कंप्लीट हो। हम लिखते हैं ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग, तो भी अपने आप कंप्लीट है। ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। तो दो जो कंप्लीट है, जो एक दूसरे एक के मीनिंग दूसरे की जरूरत नहीं है। ही नोज ऑल द एनिमल्स, इसमें ये जानना जरूरी है जंगल फॉर द लॉन्ग। तो जब दो क्लॉज ऐसा हो जो आपस में रिलेटेड ना हो, यानी एक दूसरे पर डिपेंड ना करता हो, तो जब एक दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं करता तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सब ऑर्डिनेट का मतलब ही होता है किसी के नीचे, सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट का मतलब ही होता है किसी के नीचे, किसी के अधीन। तो अधीन तो एक दूसरे के है ही नहीं, लग रहा है क्या एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो सब ऑर्डिनेट तो ये हुआ ही नहीं, तो फिर है क्या, कोऑर्डिनेट। क्या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। क्लियर है, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आज ये पहली बार ऐसा टेस्ट था, इसलिए थोड़ा सा आज ज्यादा टाइम लगा, नहीं तो 3 क्वेश्चन डिस्कस करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं और आराम से डिस्कस हो जाएगा। और आज मुझे लगता है कि आप लोग रिविजन करके भी नहीं आए थे, आपको लगा कि सर ने ऐसे कह दिया, मैं डेली पूछूंगा डेली। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा और नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन भी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी बेसिक पढ़ा दिया है और नाउन का भी बेसिक पढ़ा दिया, दोनों का बेसिक पढ़ा रखा है। दोनों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखें, दोनों से क्वेश्चन पूछ। क्लियर है सबको। अब आते हैं हम लोग पे, नाउन पे आते हैं। ये 5 क्वेश्चन था, 5 ही क्वेश्चन था। अब हम लोग नाउन पे आते हैं। नाउन में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन में पढ़ रहे थे हम लोग प्रॉपर नाउन के गोल्डन रूल्स। और कितने गोल्डन रूल्स है, 7। 7 में क्या पढ़ चुके, 3 पढ़ चुके। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि कोई भी प्रॉपर नाउन जो है वो सेंटेंस के किसी भी हिस्से में लिखा जाए, सेंटेंस के किसी भी हिस्से में लिखा जाए, वो कैपिटल में लिखा जाएगा,
प्रॉपर नाउन में एक से अधिक वर्ड है तो भी हर एक वर्ड कैपिटल से शुरू होगा, हर एक वर्ड कैपिटल से शुरू होगा। प्रॉपर नाउन का जो वर्ब है, प्रॉपर नाउन का जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन का वर्ब है हमेशा सिंगुलर होता है, क्लियर है। और प्रॉपर नाउन के साथ नॉर्मली कोई आर्टिकल नहीं लगता, नॉर्मली सामान्य तौर पर कोई आर्टिकल नहीं लगता। कोई नाम है तो उसमें ए लगा दें या द लगा दें, ऐसा नहीं, सामान्यतः ऐसा नहीं। ये बेसिक 3 रूल हमने पढ़ा। अब जो 4 रूल है ये एडवांस रूल, यानी गोल्डन रूल में भी 3 जो थे बेसिक गोल्डन रूल्स हैं और 4 जो है वो एडवांस गोल्डन रूल्स हैं। ये जो 3 था वो बेसिक गोल्डन रूल्स था, अब जो है वो एडवांस गोल्डन रूल, एडवांस गोल्डन रूल है। अब इसका क्या मतलब? तो बेसिक में हमने क्या बताया? तो बेसिक में तो हमने कहा कि कैपिटल में लिखना है, चलो ठीक है। वर्ब को सिंगुलर रखना है, चलो ठीक है। आर्टिकल नहीं लगाना है, चलो ठीक है। एडवांस में क्या है कि हम इस चीज को देखना है कि क्या कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल लग जाए, ए लग जाए या एन लग जाए या द, या कोई ऐसा कंडीशन नहीं, किसी भी हालत में नहीं लगेगा। या प्रॉपर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब हो जाए, क्या किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। कोई दुनिया में एक भी कंडीशन ऐसा नहीं है, कोई एक भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। नहीं लगता है मतलब नहीं लगता, ऐसा है क्या? समझ रहे मेरी बात? इसलिए मैंने अभी तक जो इस्तेमाल किया था वो इन जनरल इस्तेमाल किया। हाँ, ये बात है कि प्रॉपर नाउन स्मॉल में कभी नहीं लिखा सकता, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, प्रॉपर नाउन स्मॉल में कभी नहीं लिखा जाएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। दुनिया में कभी भी प्रॉपर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आएगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, इसका कोई एक्सेप्शन। लेकिन और सब चीजों का एक्सेप्शन है। प्रॉपर नाउन में कभी कभी ए एन डी लग सकता है, प्रॉपर नाउन का वर्ब कभी कभी प्लूरल हो सकता है। तो वो जो कभी कभी है वो कभी कभी हमें ढूंढना है कि वो कब हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता, इन जनरल नहीं हो सकता कि चलो कोई प्रॉपर नाउन है फट से लगा दो ए एन दी ना। अब जो हम रूल पढ़ने जा रहे हैं ये भी गोल्डन रूल्स है, लेकिन ये एडवांस है। इसे समझने के लिए एकदम दिमाग, दिमाग तो आपको वैसे अगर मेरी क्लास अगर 5 7 6 डे से कर रहे हैं तो आपका दिमाग तो बहुत खुल गया होगा। अब आप जो है हर चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करते होंगे, रटने पड़ते तो आपका विश्वास ही उठ गया होगा। अब आप ये नहीं सोचेंगे नहीं रट लो रट लो, आप दिन में दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि किसी भी चीज को हम दिमाग लगा के समझे। रट के क्या करना है, रट के क्या करना है, दिमाग लगाना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी आए, गुड इवनिंग। करण सिंह अभी आए, गुड इवनिंग। ओके, और हमारे पास आए अभी निशा जांगरा, गुड इवनिंग। ओके, अभी आए, लेट से आप लोग। ये क्लास जो है ये क्लास 6:15 से, कभी 6:15 टाइम है लेकिन कभी कभी 6:20 हो जाता है, 6:15 से 6:20 के बीच में, या यूं कहो कि 6:15 से स्टार्ट होती है तो आप 6:15 आकर अपना तैयार हो जाए। और 7 तक कहने के लिए 45, कभी कभी ज़्यादा भी चला है, 50 मिनट्स भी चल जाता है, 55 मिनट्स भी हो जाता है, अलग बात 1 घंटे भी कभी हो जाता है, लेकिन मिनिमम 40 मिनट्स चलेगी, ये बात ध्यान रखो। मतलब चलता 40 मिनट से ज़्यादा, लेकिन मिनिमम 40 मिनट्स चलना ही है। 42 मिनट चले, 45 मिनट चले, 47 मिनट चले, कि वो तो टॉपिक पर डिपेंड करता है कि टॉपिक का, लेकिन 40 मिनट से कम का कभी भी एक्सपेक्ट मत करना। और 6:15 में स्टार्ट लगभग हो ही जाती है, 2 4 मिनट आगे पीछे, तो इसके हिसाब से आ जाया करना सब, ठीक है, सब ध्यान रखना। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, फिर मैं आपको रूल बताऊं। पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बताना कि इसमें सही कौन सा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक नहीं 2 सेंटेंस लिखूंगा मैं। एक मैंने लिखा, राम इज वेटिंग फॉर यू, एक सेंटेंस ये लिखा। और दूसरा सेंटेंस लिखा, ए राम इज वेटिंग फॉर यू। अब बताओ दोनों में से सही कौन सा, किसको सही करके, सही कौन सा है गलत कौन सा? अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, राम इज वेटिंग फॉर यू और ए राम इज वेटिंग फॉर यू, और इसके लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर लगा दूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, तो बताओ क्या सही करके आओगे, किसको सही बताओगे किसको गलत बताओगे?
किसको सही बताओगे और किसको गलत बताओगे? एक है राम इज वेटिंग फॉर यू, राम इज वेटिंग फॉर यू, और दूसरा है ए राम इज वेटिंग फॉर यू। दोनों में से किसको सही बताओगे, कौन सा सही है? बताओ निशा, करण, ममता, मोहित, अंकित, विवेक, नितेश। एक तरफ से जवाब आया, करण का जवाब आया बी, करण का बी, दोनों में बी फर्स्ट। इधर से जवाब आया नितेश, फर्स्ट इज राइट। अमित का जवाब आया फर्स्ट, विवेक का जवाब आया फर्स्ट, और निशा का जवाब आया बोथ आर राइट। वेरी गुड, सबके अलग अलग जवाब है, सबके अलग अलग जवाब है। फर्स्ट फर्स्ट सही है, यानी कुछ कह रहे हैं फर्स्ट सही है, और एक सिर्फ ऐसा है निशा, ऐसा है निशा तो ऐसी है, निशा है तो ऐसी है, निशा है ना, निशा जागरा, निशा ने कहा कि दोनों सही है, और सब जो अधिकांश लोग कह रहे हैं फर्स्ट 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 फर्स्ट, और निशा एक ऐसी है जो कह रही है दोनों सही है। अब देखते हैं बात क्या है। देखो फर्स्ट सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, फर्स्ट तो सही है ही, इसमें तो कुछ कहना है ही नहीं, फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। लेकिन अभी जब मैं बताऊंगा उससे पता चलेगा सेकंड भी सही। लेकिन इसको ठीक से समझना, क्योंकि ये एडवांस पॉइंट है, तो जल्दबाजी में नहीं समझना। जो मैं पहले कहने जा रहा हूं उसको ठीक से समझना, उसके बाद कोई कंफ्यूजन। जो मैं पहले कह रहा हूं उसको ठीक से समझना। पहले तो फोर्थ गोल्डन रूल लिखो, फोर्थ फोर्थ गोल्डन रूल, चौथा जो एडवांस गोल्डन रूल है, ये एडवांस गोल्डन को लिखो। ये रूल क्या कहता है? ए और एन इज यूज्ड with a proper noun to show that it is unknown, unknown, एक लकीर खींच देना, हाइफन दे देना, strange और unfamiliar, unfamiliar ये एफ है, unfamiliar। फिर से देखो, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, और आप उसको आप सुन के भी लिख सकते हो। ए और एन is used with a proper noun, with a proper noun to show that it is unknown, strange, unfamiliar। unknown, strange और unfamiliar तीनों का एक ही मतलब होता है अज्ञात या अपरिचित या अजनबी। ठीक है, चाहे अननोन कहो, अननोन का मतलब भी होता है अज्ञात, स्ट्रेंज का मतलब भी होता है अज्ञात या अजनबी, और अनफैमिलियर का भी मतलब होता है अज्ञात, अजनबी या अपरिचित। अज्ञात, अजनबी या अपरिचित। ठीक है, अज्ञात, अपरिचित। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? अब इसका मीनिंग पहले हिंदी देखो, पहले इंग्लिश लिख लो, फिर आराम से हिंदी में मीनिंग लिखना। और ये सारे रूल्स है जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैं सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन आया हो। सबसे कुछ ये सब क्वेश्चन जब आता था ना, इस तरह क्वेश्चन, तो आप लोग एकदम जल्दबाजी से उल्टा करके आ जाते थे, गलत करके आ जाते थे, या कुछ और करके आ जाते थे। अब जरा पहले इसका हिंदी मीनिंग लिख लो। पहले मैं फिर एक बार इंग्लिश पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप फिर से लिख लो। ए एन इज यूज्ड विद द प्रॉपर नाउन टू शो दैट इट इज अननोन, स्ट्रेंज, अनफैमिलियर। अननोन का स्पेलिंग है यू एन के एन ओ डब्ल्यू एन, स्ट्रेंज का स्पेलिंग है एस टी आर ए एन जी ई, और अनफैमिलियर का स्पेलिंग है यू एन एफ ए एम आई एल आई ए आर। पहले बताओ इंग्लिश लिख लिया, मैं अब हिंदी बताऊं? इसको इसका लिख लिया इंग्लिश सबने, हिंदी बताऊं अब? इसका हिंदी क्या बताऊं? पहले बताओ, सबने इंग्लिश लिख लिया? कुछ छूटा तो नहीं, कोई ऐसा स्पेलिंग तो नहीं है जो नहीं पढ़ पाए? पहले बता दो, फिर मैं इसका हिंदी समझाता हूँ, फिर मैं इसको, पहले बताओ फटाफट।
फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बता दो कि सब अच्छे से लिख लिया, सबने ठीक से लिख लिया, किसी का कोई स्पेलिंग में तो ऐसा नहीं, कोई स्पेलिंग नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा या मीनिंग नहीं समझ में आया, कोई ऐसा नहीं है, फटाफट बताओ। लिख लिया सबने अच्छे से? लिख लिया क्या? लिख लिया सबने अच्छे से? लिख लिया? बताओ बताओ। लिख लिया सबने अच्छे? यस, आ गया जवाब, ओके। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका मीनिंग लिखो, पहले मीनिंग लिख लो, अब मीनिंग लिखने में ही समझ भी जाओगे। ये रूल ये कहता है कि, यस सर, ओके, सबका जवाब आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कभी भी, कभी भी ये मत समझना कि मैं आपसे दूर हूं, कभी मत समझना, मैं आपके साथ हूं, आपके पास हूं। जब भी आपको कुछ दिक्कत हो एकदम मुझसे पूछो, एकदम मुझसे बताओ, ठीक है? कुछ भी हो, कुछ भी बात है, ये समझना ही नहीं है कि मैं ऑफलाइन में हूं, मैं ऑनलाइन में हूं, ऐसा नहीं। मैं आपके पास, आपके ऑफलाइन में इतने करीब नहीं होते, बिल्कुल तो आपके आपके आंखों के सामने हूं, चेहरे में एकदम आपके पास, आपके फोन के अंदर। अब जरा इसको समझो, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? हिंदी मीनिंग इसका क्या है? ए एन इज यूज विथ अ प्रॉपर नाउन, हिंदी में भी लिख लूंगी, किसी प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर, अगर किसी प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर प्रॉपर नाउन अजनबी, अनजाना या अज्ञात हो तो। किसी प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई प्रॉपर नाउन अजनबी, अनजाना, अज्ञात या अपरिचित हो तो। किसी प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई प्रॉपर नाउन अनजाना, अज्ञात हो तो, अजनबी हो तो। इसका सीधा मतलब ये हुआ, अगर कोई प्रॉपर नाउन अनजाना है, अगर आपको ये दिखाना है कि कोई प्रॉपर नाउन है, हम उसको नहीं जानते, उसे हम नहीं पहचानते, हम उसके साथ एन लगाते हैं। ये तो मैं आपको रूल बता रहा हूं तब आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हिंदी में तो किसी ने आपको ग्रामर नहीं पढ़ाया और फिर भी ये आप अपने आप से रूल बना लिया। हिंदी जरा समझना, हिंदी में आपको आज तक ऐसा ग्रामर किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन हिंदी ग्रामर आपको, आप इतने एक्सपर्ट हैं कि ये रूल आपने हिंदी में खुद से बना लिया और इंग्लिश में बनाने के बाद भी नहीं समझ में आता। यहाँ ध्यान में क्या कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी में ऐसा रूल आपको किसी ने नहीं पढ़ाया, फिर भी आपने, जी हाँ, आप सभी ने, ममता ने, करण ने, विवेक ने, मोहित ने, सबने बना लिया बिना बुक में पढ़े हिंदी में। देखिए कैसे। क्या हिंदी में किसी ने आपको ये बताया कि कोई व्यक्ति अजनबी हो तो उसको कैसे बताना चाहिए? नहीं बताया ना। लेकिन आप देखो, एग्जाम्पल सुनो और ठीक से समझो। जैसे आपके यहाँ राम नाम का, और अगर उस राम को आप पहचानते थे, राम को पहचानते थे और आपके घर में आपके पापा से, आपके भाई से या किसी से मिलने आए, तो जैसे राम नाम का आदमी आपके घर में आया मिलने के लिए, आप अगर उसको पहचानते थे राम को, तो घर में अंदर जाके क्या कहते थे कि राम बाबू आए हैं, राम जी आए हैं, राम सर आए हैं, राम अंकल आए हैं। और अगर ज्यादा ही जान पहचान था तो रमुआ आया है। ऐसे ही तो करते हैं कि नहीं करते हैं? जबकि उसका नाम तो राम ही है, तो आपने राम जी, राम सर, राम अंकल, राम भैया या राम बाबू ये सब कैसे लगा दिया या रमुआ कैसे बना दिया? एक तो ये कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि जब राम नाम का आदमी आपके घर आया और उस राम नाम के आदमी को आपने कभी देखा ही नहीं था जिंदगी में, कभी नहीं देखा था, पहली बार मिले ही, और वो आपको कह रहा है कि आपके पिताजी से मिलना है, तो आप पूछते भाई आपका नाम क्या है? बता दिया राम। फिर दो सवाल, चार सवाल पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं, से मिलना है, क्यों मिलना है, क्या बात है, इस तरह के दो चार सवाल तो आप उससे, और दो चार सवाल पूछने के बाद भी, दो चार सवाल पूछने के बाद भी अपने घर में, चाहे अपने भाई को, चाहे अपने चाचा को, चाहे अपने पिताजी को, जिसको भी पता ना, जाके ऐसे बोलते हैं, एक राम नाम का आदमी आपसे मिलने आया है, कोई राम नाम का आदमी आपसे मिलना चाहता है। आप सब मुझे बताइए, ममता, विवेक, करण, मोहित, नीतीश, विजय, ये रूल आपको किसने सिखाया कि ऐसे बोलना चाहिए? आप बताओ। ग्रामर के किस बुक में आपने पढ़ा? और जब ग्रामर में कहीं किसी बुक में पढ़ा ही नहीं,
तो आपने ये कैसे सोचा कि आपको हिंदी में जाके चाचा को ऐसे बोलना चाहिए कि राम नाम का आदमी आपसे मिले, कोई राम नाम का आदमी आपसे मिले? किसने ये रूल आपको पता, किस हिंदी ग्रामर में आपने पढ़ा? मुझे बता दो, उस हिंदी ग्रामर का नाम बता दो कि मैंने फलाने हिंदी पढ़ा कि ऐसा मुझे कहना चाहिए। बताओ कौन बताएगा? सिर्फ आर्मी क्लर्क के सिलेबस को टारगेट लेकर? अच्छा, ऐसा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्वेश्चन, नाउन का क्वेश्चन आर्मी क्लर्क में नहीं आता है? हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, किसी भी चीज को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से बना सके। ग्रामर में जब हम पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, पूरे के पूरे डिटेल में। और ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा, अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आता है। और आर्मी क्लर्क का क्वेश्चन आप जाके देखिए कि आर्मी क्लर्क में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है क्या कि शेक्सपियर इज कॉल्ड, कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं आया है क्या? अभी आपको पूरी की पूरी जो आर्मी क्लर्क में जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन वो आपने नहीं देख रखा है, ये आपको ऐसा लग रहा है। पूरे आर्मी क्लर्क को टारगेट करके या जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसको टारगेट करके एकदम डीप में सिलेबस जाकर हम लोग पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को सरफेस में पढ़ने की आदत है, हम पूरे डीप में जाके इसका मतलब आर्मी क्लर्क से क्वेश्चन आता है क्या? सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है, गहराई में जाके क्वेश्चन नहीं आता है। हर चीज गहराई में जाके क्वेश्चन आता है, ठीक है? गहराई में हर चीज को गहराई समझिए, फिर आसान क्वेश्चन अपने आप बन जाए। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ बात हुई कि अगर हमने ये कहा कि राम इज वेटिंग फॉर यू, का मतलब वो राम आपका इंतजार कर रहा है जिसको हम जानते हैं। और अगर हमने कहा ए राम इज वेटिंग फॉर यू, तो इसका मतलब इसमें जो राम है वो हमारे लिए क्या है? अजनबी है, स्ट्रेंज है, अजनबी है, स्ट्रेंज है। थोड़ी सी गहराई में भी जाना है, सिर्फ सरफेस लेवल जाएंगे तो 20 के 20 क्वेश्चन नहीं बना सकते। हमारा टारगेट है कि आपके 20 के 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 20 के 20 सही होने चाहिए। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे तो वो भी सही होना। तो ए राम इज वेटिंग फॉर यू जो कह रहा है कोई, तो इसका मतलब क्या है कि एक कोई राम नाम का आदमी इंतजार कर रहा है। इसका मतलब सेंस में जो राम है कि राम इज वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब है कि राम आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, इस राम को आप जानते हैं, राम जाना पहचाना है। और ये जो ए राम इज वेटिंग फॉर यू कह रहे हैं, इसका मतलब ये जो राम है इसको आप जानते नहीं है, राम को आप नहीं जानते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अगर जैसे हिंदी में हम कोई लगा देते हैं, एक लगा देते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में अगर किसी व्यक्ति को अननोन बताना है, अजनबी बताना है, ये लगा देते हैं या फिर एन लगा देते हैं, ये लगा देते हैं या एन लगा देते हैं। अब फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि फिर तो सारे सेंटेंस सही हो जाएंगे, फिर तो सब में ये लगा दो सब अजनबी हो जाएगा, सब में ये लगा दो सब अजनबी हो सकता है। लेकिन नहीं, अब आपको सेंटेंस देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है। आप इस सेंटेंस को देखकर आपने लिख दिया ए राम, अब एग्जाम में ऐसे आ जाएगा ए राम इज माय ब्रदर। अब इसमें अगर कोई कह देगा, अब जब ये एग्जाम में आएगा कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तो इसमें क्या करके आना चाहिए? इस सेंटेंस में आपको ए में एरर करके आना चाहिए। क्यों ए में एरर करके आना चाहिए? क्योंकि आप इधर कह रहे हैं कि ब्रदर, इधर कह रहे हैं ब्रदर, और इधर कह रहे हैं कि राम इज माय ए, तो दोनों बातें सही नहीं हो सकती। दोनों बातें कि आप भाई भी कह रहे हैं और फिर भाई को अजनबी भी कह रहे हैं, भाई भी कह रहे हैं और भाई को अजनबी भी कह रहे हैं, दोनों बातें नहीं होती। अब देखिए इसी से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आया है, अभी जब एग्जाम की बात कर रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन कैसे आया है यहाँ से, और उस क्वेश्चन को बनाइएगा आप ही के प्रीवियस ईयर में कैसे आया हो। तो ए राम इज माय ब्रदर कहेंगे गलत हो जाएगा। कोई कहेगा, ऐसे कहेगा ए मिस्टर गुप्ता इज माय फादर, ए मिस्टर गुप्ता इज माय फादर। अब अगर ये कोई लिखेगा तो इसका कोई सेंस बनता है क्या? ए मिस्टर गुप्ता इज माय फादर कोई कहेगा? सोचो, कोई कह रहा है कि ए मिस्टर गुप्ता इज माय फादर, कि है कोई मिस्टर गुप्ता जी मेरे बाप है, मुझे ही नहीं पता कौन है, तो ये सही होगा क्या? ए मिस्टर गुप्ता इज माय फादर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है, हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा। तो फिर इससे एग्जाम में कैसे, इसमें ये इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब देखो डायरेक्ट जो एग्जाम में आया हो क्वेश्चन,
वो मैं लिखवा रहा हूँ जो एकदम डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ इस रूल। ये समझ में आ गया कि यहाँ ए राम नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या लिखा, ब्रदर लिखा, तो ब्रदर कोई अजनबी नहीं हो सकता। इसमें ए मिस्टर गुप्ता नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रहा है, फादर, और बाप को ही नहीं जानते हम, कोई सेंस नहीं बनता। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछते, आपके अपने एग्जाम, जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिए। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या, आप में से अधिकांश लोग, जो मैं ओपनली कहता हूँ, आप में से अधिकांश लोग जिसके पास क्वेश्चन है वो 2000 के बाद का क्वेश्चन है, किसी के पास 2000 से पहले का क्वेश्चन है, 2010 के पहले का क्वेश्चन है, किसी के पास हो तो मुझे बताइए। सारे लोग जो प्रिपरेशन करते हैं उसके पास 2010 के बाद क्वेश्चन है, और उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, जो सिर्फ उतना ही क्वेश्चन ले रहा है जो 2010 के बाद दिया हुआ है। उसके पहले कैसा क्वेश्चन पूछा है ये भी पता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इतने सारे कोचिंग लेते हैं फिर भी 20 की 20 सही करके नहीं आ पाते। इसकी मुख्य वजह वही है, 15 16 17 सही करके आते हैं, 20 थोड़ा सा ध्यान देंगे, 20 25 जो भी क्वेश्चन है 25 है 25 सही होगा, 30 है तो 30 सही होगा। मतलब इस तरह से पढ़िए कि जितने क्वेश्चन आए सारे सही हो जाए, कोई छूटे ही नहीं। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछ दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ, सम मिस्टर गुप्ता हैज ज्वाइंड आवर स्कूल, सम मिस्टर गुप्ता हैज ज्वाइंड आवर स्कूल। जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करके आते हैं, आप बताओ क्या करके आते हैं, सारे लोग क्या करके आते हैं, सम मिस्टर गुप्ता हैज ज्वाइंड आवर स्कूल, क्या करके आते हैं, सम मिस्टर गुप्ता हैज, क्या करते हैं, सम मिस्टर गुप्ता हैज ज्वाइंड आवर स्कूल, क्या करते हैं, क्या करना था, क्या करके आते, सम मिस्टर गुप्ता हैज ज्वाइंड आवर स्कूल, क्या करते। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो नो एरर करके आए, बहुत सारे। और कुछ तो ऐसा बुक है जिसमें नो एरर लिखा है, कि प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन देखेंगे आप तो कुछ बुक में भी क्या लिखा है, नो एरर लिखा है, लेकिन बिल्कुल गलत है। अभी जो रूल हमने के हिसाब से गलती कहाँ है, ए, क्योंकि यहाँ सम का इस्तेमाल आपने किसके लिए किया, अजनबी बताने के लिए, अननोन बताने के लिए, कि कोई अजनबी है कोई अननोन है। तो जब अजनबी बताना है अननोन, तो उसके लिए सम का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए सम का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते, ए या एन का। हाँ तो मिस्टर गुप्ता एम से शुरू हो रहा है, ए लिखना पड़ेगा। ऐसे मान लो कोई ऐसा वर्ड होता जो वॉल से शुरू होता, कोई ऐसा नाम होता जैसे वॉल से, अमिताभ है वॉल से शुरू हो रहा है, अनिल है वॉल से शुरू है, ओम है वॉल से शुरू हो रहा है। अगर वॉल से शुरू होने वाला नाम होता और अजनबी होता एन लगता, और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला नाम है और अजनबी है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई है। ए देखिए फटाफट जवाब बता दिया, बहुत अच्छा। अंकुश का जवाब आ गया, बहुत अच्छा। अंकुश नहीं तो अंकित का जवाब है, ओके। बिल्कुल ए में गलती है, एकदम सही जवाब है, ए में गलती है, ए में गलती, बिल्कुल ए में गलती। समझ में आ गया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। और इसी का आंसर कुछ बुक ने भी लिख रखा है, ये नो एरर लिख रखा है, ये भी मैं बता रहा हूँ, कुछ बुक ऐसे हैं। और एक बात मैं यहाँ और बताता हूँ कि कुछ ग्रामर के बुक में जो इसको लिखा है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। कुछ ग्रामर के बुक में लिखा है कि प्रॉपर नाउन के लिए सम और एनी का के बदले ए एन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लिखा है कुछ बुक ने, कुछ अच्छे अच्छे ग्रामर के बुक है उसमें लिख रखा है कि सम और एनी के लिए प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग इसका उल्टा मीनिंग निकाल लेते हैं कि सम और एनी के लिए ए एन का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ए एन लिखो चाहे सम और एनी लिखो एक ही बात है। वो क्या कह रहा है कि जब प्रॉपर नाउन में सम और एनी लगाना हो तो उसके जगह ए एन का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी वो कह रहा है कि प्रॉपर नाउन के साथ सम और एनी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक आध अच्छे अच्छे बुक में जो इंडियन राइटर्स को उसमें लिख रखा है इसने, लेकिन उसका भी लोग उल्टा मीनिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने बुक में यही लिख रखा है। हमने जैसे आपको बताया अननोन, उसने अननोन नहीं लिखा है। कुछ बुक ने क्या लिखा है ग्रामर के बुक कि प्रॉपर नाउन के साथ सम और एनी लगाना हो या सम और एनी का सेंस हो एन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको लोग उल्टा ही समझ लेते हैं, समझ लेते हैं चलो सम और एनी है तो एन लगा सकते हैं, ए और एन तो दोनों एक ही हो गया, ऐसा नहीं। इसको ऐसे समझना है कि प्रॉपर नाउन के साथ अगर अननोन बताना है प्रॉपर नाउन को तो सम का इस्तेमाल नहीं करते, एनी का इस्तेमाल नहीं करते। यानी प्रॉपर नाउन में अगर सम और एनी का इस्तेमाल है कि कोई कोई राम नाम का आदमी, एक राम नाम का आदमी, तो आप कोई के लिए सम और एनी नहीं लिखेंगे बल्कि ए या एन लिखेंगे। क्लियर है, सबको पता चल गया। अब इसमें ये तो अननोन के लिए था, इसका उल्टा भी होता है जिसका क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, कई बार देखा होगा। जैसे आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा, कालिदास इज कॉल्ड
द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ऐसा भी वो भी प्रॉपर नाउन का ही क्वेश्चन है। तो वो कैसे बनता है, तो वो इसी का जस्ट अपोजिट होता है। यानी ये रूल अगर क्लियर है, रूल नंबर अगर 4 क्लियर है, ये 5 रूल, ये शायद रूल नंबर 4 है, तो ये रूल नंबर 4 अगर क्लियर हो जाएगा तो रूल नंबर 5 अपने आप क्लियर हो जाएगा। दोनों क्लियर, इसलिए दोनों रिलेटेड है, दोनों रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन क्या नहीं आया हुआ है, आया हुआ है ना कि कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आया हुआ है ना। तो सिर्फ एक चीज पर ध्यान नहीं देना, पूरे में आपको हर एक चीज बता दूंगा जिस चीज से आपका क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है और जहां से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों चीजों में बताऊंगा। आपका सिर्फ ये ध्यान है कि जहां जहां क्वेश्चन आ गया, जहां से क्वेश्चन अभी नहीं आया वहां पर ध्यान, और वहां से क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाएंगे। तो हर चीज को हमें बेसिक समझना है, और नेक्स्ट क्लास में आपका प्रॉपर नाउन अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा सारे, क्योंकि 4 रूल्स हमने पढ़ ही लिया। अब जो रूल है पूरे आसान आसान है, और थोड़ा एक रूल बस समझना है, ये कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये समझने वाला, एक रूल और समझना, कल हमारा प्रॉपर नाउन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर कोई भी एग्जाम चाहे कुछ भी पूछ ले प्रॉपर नाउन में, कभी आप पीछे नहीं हटेंगे। कोई सा भी एग्जाम ऐसा भी हो, कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, आप प्रॉपर नाउन का आपको कभी गलत नहीं हो। डिटेल में हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा, इतने बारीकी से। मिलते हैं कल, मंडे को मिलते हैं हम लोग फिर, क्योंकि कल तो संडे है, कल तो ऑफ रहेगा। मंडे को मिलते हैं, और मंडे को प्रॉपर नाउन हमारा खत्म हो। ओके, सब अपना अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं मंडे को।